नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल 2.0 में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिक कूट, द जेनेटिक कोड। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी आनुवांशिक कूट की, या जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसकी खोज क्यों की गई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जानकारी रखता है या फिर सूचना रखता है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से 20 अमीनो एसिड्स किस प्रकार से कोड होते हैं। ठीक है, कि सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड की मदद से हम 20 अमीनो एसिड्स को किस प्रकार से कोड करेंगे, इसी को जानने या फिर समझने के लिए जेनेटिक कोड की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे एक तरीके से आप और देख सकते हैं, जैसे कुछ टर्म्स हैं, क्लियर कर ले पहले उन्हें। रेप्लिकेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन, प्रतिकृत्यन। इसमें क्या होता है, DNA से DNA बनता है, एक DNA मॉलिक्यूल से दूसरा DNA मॉलिक्यूल बनता है। फिर दूसरा आपने टर्म पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। इसमें क्या होता है, एक DNA मॉलिक्यूल से mRNA, tRNA, etc. ये सारे बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ क्या होता है, DNA से mRNA बनता है। अब इन दोनों प्रोसेस में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है, संपूरकता, क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लिक एसिड से ये दूसरे न्यूक्लिक एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा आपने टर्म पढ़ा हुआ ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद। इसमें क्या होता है, mRNA से क्या बनती है, mRNA से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन चेन किस चीज़ की बनी होती है, अमीनो एसिड्स की। और mRNA क्या होते हैं, mRNA होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहते हैं हम, mRNA। ठीक, mRNA पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। और इन दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ न्यूक्लिक एसिड से किस में बदल रहे हैं, अमीनो एसिड्स में बदल रहे हैं। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं पाई जाती है। ठीक, आइए यहाँ पे कुछ और टर्म क्लियर कर लें। जैसे DNA पे कोड्स पाए जाते हैं। ठीक, TAC, ACC, GCC, GGT, ATC, ये सभी क्या हैं, जेनेटिक कोड्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, DNA पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप ऐसे 3-3 करके भी पढ़ सकते हैं और एक साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, ये जेनेटिक कोड्स हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन DNA इज नोन एज जेनेटिक कोड। ठीक, अब DNA से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद क्या बनेगा, mRNA। और mRNA में क्या होगा, थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, इसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। अब क्या हुआ, DNA से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से क्या बना, mRNA। और ये mRNA क्या करता है, इस mRNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं किस चीज़ की कोडिंग के लिए, प्रोटीन की कोडिंग के लिए। ठीक है, प्रोटीन की कोडिंग के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, इनको आप सिर्फ 3-3 के पेयर में ही पढ़ेंगे, और इन्हें क्या कहते हैं, कोडॉन। ठीक है, 3 नाइट्रोजन पेयर सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। ठीक है, और एक कोडॉन क्या करते हैं, यही प्रोटीन्स को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं। और ये क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। हर कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करता है। जैसे AUG कोड फॉर मेथियोनिन, UGG कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, CGG कोड फॉर आर्जिनिन, CCA कोड फॉर प्रोलिन। एंड UAG किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता, ये टर्मिनेशन कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन होता है। जहाँ ये प्रोटीन सिंथेसिस में आएगा वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो चुका। आइए एक बार इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेसेस
in the DNA molecule which includes information of protein synthesis is called genetic code. न्यूक्लियोटाइड्स से नाइट्रोजनस बेसिस की डीएनए मॉलिक्यूल पर सीक्वेंस जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक, बाकी टर्म आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। कोड, ट्रिपल नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए इज नोन एज कोड। ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज नोन एज कोडॉन। और ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ही कोड करेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर थोड़ा विस्तृत रूप से इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म। जेनेटिक कोड जो टर्म है वो जॉर्ज गेमाओ ने दिया था। कब दिया था? 1954 में, 1954 में। और जॉर्ज गेमाओ ने ही ट्रिपलेट कोड की भी खोज की थी। तो इसकी परिभाषा एक क्या होगी? A language made up of 3 nitrogenous bases which is capable of coding a specific amino acid is called as genetic code। मतलब कि 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक ऐसी भाषा जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखती है, क्या कहलाती है? आनुवांशिक कूट, या फिर आप कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बेसिस ऑफ डीएनए एंड अमीनो एसिड इज नोन एज जेनेटिक कोड। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका। एग्जाम्पल में जैसे AUG, ये क्या है? किसको कोड करता है? ये कोडॉन कोड करता है मेथियोनिन अमीनो एसिड को। जैसे GUG कोडॉन किसको कोड करता है? वेलिनिन को। ठीक, और कोडॉन्स होते कहाँ हैं? mRNA पर प्रेजेंट होते हैं। और कोडॉन्स के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के कोडिंग के लिए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा नोट में कि कोडॉन की mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस जो होती है वही प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तय करती है। ठीक है, फिर बात कर लें जेनेटिक कोड की खोज का श्रेय किसे आता है? तो जेनेटिक कोड की खोज का श्रेय MW नीरेनबर्ग को जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बेसिस को खोजा था, जैसे एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। और इन्होंने ये बताया था कि यही चारों मिलके 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय। फिर नीरेनबर्ग और एक जर्मन साइंटिस्ट जॉन मैथेई ने क्या किया था? काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे सिंथेटिक RNA के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेनेटिक कोड को खोजने और उसके कोपॉलीमर्स की रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें ल्यूसीन और सेरिन जैसी अल्टरनेटिंग अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनाई। ठीक है, इसके लिए नीरेनबर्ग और HG खुराना को क्या किया? 1968 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला जेनेटिक कोड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड की कुछ समान विशेषताएं। सबसे पहली क्या है? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ठीक है, कि जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है? ट्रिपलेट कोड होता है। दे आर 3 एडजेसेंट बेसिस टर्म्स एज कोडॉन। ठीक है, 3 एडजेसेंट बेसिस होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोडॉन्स, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो mRNA पर पाए जाते हैं। ठीक है, दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गेमाओ इन 1954 एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय नीरेनबर्ग एंड खुराना। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये ट्रिपलेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर ये सिंगलेट या फिर डबलेट क्यों नहीं हुआ? तो उसी के बारे में बात करते हैं। अगर सिंगलेट की बात करें, ठीक है, इफ़ ए न्यूक्लियोटाइड बेस ट्रांसलेट फॉर अमीनो एसिड्स ओनली फॉर इफ वन न्यूक्लियोटाइड बेस ट्रांसलेट फॉर अमीनो एसिड्स ओनली 4 अमीनो एसिड्स कुड बी स्पेसिफाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बेस ट्रांसलेट करता अमीनो एसिड के लिए तो सिर्फ 4 ही बन पाते हैं, जैसे UACG। ठीक है, जबकि अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। तो 16 की कोडिंग कैसे होगी? ये बात बच जाती है। ठीक, उसके बाद क्या आया गया? डबलेट कोड का टर्म लाया गया।
कि क्या पता डबलेट कोड से बात बन जाए। तो डबलेट कोड में क्या हुआ, अगर एक न्यूक्लियोटाइड बेस दो एमिनो एसिड्स के लिए कोड करे, दो के लिए कोड करेगा, तो भी हमें कितने मिलेंगे, सिर्फ 16 एमिनो एसिड्स ही मिलेंगे, बाकी 4 अभी भी बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लाया गया ट्रिपलेट कोड। इसमें क्या है कि एक मतलब अगर 3 न्यूक्लियोटाइड बेस जो हैं वो एमिनो एसिड्स को कोड करें तो कितने हो सकते हैं, तकरीबन मतलब 64 कॉम्बिनेशंस इसके नए बन सकते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए पर्याप्त हैं। मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो एमिनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं और इसके कारण 64 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं किस चीज़ के लिए, 20 अमीनो एसिड्स के, जो काफ़ी पर्याप्त हैं, जैसे AUG, ACG, ACC, ETC। ठीक है, अब इन 64 में से 61 क्या है, 61 हैं हमारे सेंस कोड्स, जिनमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, जो अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और बाकी जो 3 होते हैं वो नॉन सेंस कोडॉन्स होते हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये क्या करते हैं, सिर्फ प्रोसेस को ख़त्म करते हैं या फिर बंद करते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन्स या फिर स्टॉप कोडॉन्स इन्हें कहते हैं। फिर क्या आते हैं, ये तीनों हैं कौन कौन से, UAA, UAG और UGA। UAA को क्या कहते हैं, ऑकर भी कहते हैं, UAG को एम्बर कहते हैं और UGA को क्या कहते हैं, ओपेल कहते हैं। ऑकर, एम्बर एंड ओपेल, ये तीनों क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन है। इनके आते ही क्या होता है, प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का बंद हो जाता है। और इन्हीं 61 में से एक क्या होगा, AUG। ये क्या होता है, स्टार्ट या इनिशिएशन कोडॉन्स। आइए अब एक बार देख लेते हैं जीन कोड डिक्शनरी को, कि जीन कोड डिक्शनरी किस प्रकार से बनती है, फिर ये चार्ट किस तरह से बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इस चार्ट में पहले हम फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर हमने बेस माने हैं। ठीक है, AUCG। ठीक है, इस तरीके से, फिर सेकंड लेटर में AUCG, फिर थर्ड लेटर में AUCG, हर एक बॉक्स में इस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए पहला वर्ड हम कहाँ से लेंगे, फर्स्ट लेटर वाले कॉलम से। जैसे यहाँ देखिए, लाइसिन के लिए हमने लिया इस वाले कॉलम से A, फिर सेकंड वाले कॉलम से A, फिर यहाँ थर्ड कॉलम से भी हमने A लिया, क्या तैयार हुआ हमारा, लाइसिन। सेम इसी तरीके से हमने फर्स्ट कॉलम से A, फिर क्या किया, सेकंड कॉलम भी यहाँ से A, फिर थर्ड कॉलम से U, AAU एज पर जीन। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे की बात करें, आइसोल्यूसिन की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, A लिया फर्स्ट से, फिर U लिया सेकंड से, और फिर A लिया थर्ड से। यहाँ पे ACC थ्रियोनिन की बात करें, तो यहाँ पे क्या किया हमने, A लिया फर्स्ट से, C लिया सेकंड से, और फिर C लिया थर्ड से। या फिर यहाँ पे हम बात कर लें ट्रिप्टोफान की, ट्रिप्टोफान UGG, यहाँ हमने फर्स्ट लेटर U से लिया, सेकंड लेटर कहाँ से लिया, G से लिया दूसरे वाले से, थर्ड लेटर कहाँ से लिया, G से लिया, ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से आपका ये जीन चार्ट, या फिर आप क्या कहेंगे इसे, डिक्शनरी, जीन कोड डिक्शनरी, आपकी जेनेटिक कोड डिक्शनरी आपकी इस तरीके से तैयार होगी। तो इसके बाद आइए पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। आइए पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, अपहासिता या फिर डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स। इसमें क्या होता है, द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट, दैट मीन्स it lacks specificity and one amino acid often has more than one code triplet। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विशिष्टता का क्या होती है, कमी होती है। एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से अधिक ट्रिपलेट कोड हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं, मतलब कि एक अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए 2 से लेके 6 तक कोडॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे फेनिल एलेनिन, इसमें क्या है, UUU और UUC, ये दोनों किसको कोड करते हैं, फेनिल एलेनिन को। जैसे आर्जिनिन की बात करें, तो आर्जिनिन के लिए 6 कोडॉन्स हैं, CGU, CGC, CGA, CGG, AGA और ACC, AGG।
ये 6 कोडॉन क्या करते हैं, आर्जिनिन को ही कोड करते हैं। मतलब कि जैसे देख लें हिस्टिडीन, इसमें क्या है CAU और UAA, ये दोनों किसको कोड करेंगे, हिस्टिडीन को कोड करेंगे। मतलब कि एक अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए एक से अधिक कोडॉन्स हो सकते हैं। 2 से लेकर 6 तक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। इसमें अपवाद क्या है, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इसके अपवाद हैं। इन पे दूसरा वाला नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन जो हैं वो सिंगल कोडॉन से ही कोड होते हैं, उनके लिए दूसरी कोडिंग्स नहीं होती हैं। ठीक, और एक बात और यहाँ ध्यान रखें कि एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, एक अमीनो एसिड कई कोडॉन के द्वारा कोड किया जा सकता है, लेकिन एक कोड 2 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकता एक कोडॉन्स। फिर बात करें डिजेनरेसी की, तो ये 2 तरह की होती है, एक पार्शियल डिजेनरेसी, एक कंप्लीट डिजेनरेसी। पार्शियल डिजेनरेसी में क्या होता है, पहले के जो 2 कोडॉन्स हैं, ठीक है, उन्हीं में से कोई तीसरे की जगह ले सकता है, जैसे CUU और CUC। ल्यूसीन की बात कर लें, यहाँ पे या तो U है या तो C है। और कंप्लीट डिजेनरेसी में क्या होता है कि चारों में से कोई भी कोडॉन जगह लेके सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। जैसे पहले में UCU है, दूसरे में C है, तीसरे में A है, चौथे में G है। इन चारों में से कोई भी जगह लेके क्या करेगा, सीरीन को कोड कर सकता है। तो ये आपका हुआ पार्शियल डिजेनरेसी और कंप्लीट डिजेनरेसी। अब डिजेनरेसी का एक फ़ायदा क्या है, डिजेनरेसी जो होती है वो म्यूटेशनल लेथैलिटी को कम कर देती है, उत्परिवर्तन के चांसेस को क्या करती है, डिजेनरेसी कम कर देती है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जेनेटिक कोड इज़ नॉट ओवरलैपिंग। मतलब कि जेनेटिक कोड के अंदर ओवरलैपिंग का जो गुण होता है वह नहीं होता। द एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, दे डू नॉट शेयर एनी बेस, ईच सिंगल बेस इज पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन। मतलब कि अगर लिखा हुआ है UUU CCC, किसी mRNA पे ये कोडिंग है, तो ये सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स को ही कोड करेगी, UU और CCC, जैसे फेनिल एलानिन और प्रोलिन। मतलब कि CCC और UUU। इसको आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि UUU एक ये हो गया फिर UUC हो गया। मतलब आप एक को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसको ओवरलैप नहीं कर सकते। ये क्या है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जेनेटिक कोड्स आर कॉमा लेस। मतलब कि इनके बीच में कॉमा नहीं होगा। देयर इज़ नो पंचुएशन मार्क्स इन बिटवीन द कोडिंग ट्रिपलेट्स। रीडिंग द कोड बिगिंस एट ए फिक्स पॉइंट एंड continues at a time without pause till the terminator codon which makes the end of the message is reached। मतलब कि इनके बीच में कोई पंचुएशन मार्क्स कॉमा नहीं होता। जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं इनको, अंत तक इनके बीच में कोई कॉमा या कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता। ये क्रिया सीधे चलती रहती है तब तक जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन जुड़ के प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को बंद ना कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल UUU CUC GUA UCC, ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन ये 3 के कोड में ही पढ़े जाएंगे। और ये तीनों किस प्रकार से, जैसे UUU कोड करता है फेनिल एलानिन को, CUC लॉसिन को, GUC वैलिन को और UCC सेरिन को कोड करता है। ठीक है, तो हम इसे इसी प्रकार पढ़ेंगे। अब हमारी 5वीं प्रॉपर्टीज़ क्या आती है जेनेटिक कोड की, द जेनेटिक कोड इज़ नॉन एम्बिगुअस। मतलब विशिष्ट। ये क्या होता है, विशिष्ट होता है। ए पार्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड while the same amino acids can be coded by more than 1 कोडॉन। ये डिजेनरेसी का ही इंटरलिंक्ड है। जैसे वहाँ पे आपने क्लियर किया था कि एक अमीनो एसिड्स को कई कोडॉन मिलके कोड कर सकते हैं, उसके लिए कई कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है। ठीक है, कि मतलब एक कोडॉन क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। जैसे
यू हमेशा फेलिन एलानिन को ही कोड करेगा, ये किसी दूसरे कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, मतलब कि ये क्या होता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक होता है। जैसे ए कोडॉन इन द डीएनए एंड एमआरएनए स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन। मतलब कि डीएनए और एमआरएनए में जो कोडॉन होता है वो सेम अमीनो एसिड को डिफाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम में, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो मैन हो। ठीक है। सभी के केस में जेनेटिक कोड क्या होगा, समान होगा। फॉर एग्जांपल यू हमेशा फेनिल एलानिन को ही कोड करेगा और GUC हमेशा वेलानिन को ही कोड करेगी हर लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आइए पढ़ते हैं सातवां प्रॉपर्टीज़। जेनेटिक कोड इज पोलर, मतलब कि ये ध्रुवीय होता है। जेनेटिक कोड हैज़ पोलैरिटी, दैट इज द कोड इज ऑलवेज रीड इन फिक्स्ड डायरेक्शन। कोड जो होता है हमेशा फिक्स्ड डायरेक्शन से ही पढ़ा जाए, जैसे 5' से 3' की डायरेक्शन में इसको हम पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट द जेनेटिक कोड हैज़ फिक्स्ड स्टार्ट एंड टर्मिनेशन एंड्स, मतलब जेनेटिक कोड के पास एक निश्चित स्टार्ट और निश्चित टर्मिनेशन एंड होता है। ठीक है। अब आठवीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन। AUG और GUG को क्या कहते हैं, इनिशिएशन या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। और ये किसको कोड करते हैं, मेथियोनिन और वैलिन को। ठीक है। ये दोनों मेथियोनिन और वैलिन को क्रमशः क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन भी क्लियर हो गया। AUG और GUG ये क्या है, इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन है। ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन में सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं और मेथियोनिन एंड वैलिन के लिए कोड करते हैं। अब नौवां हमारा है नॉन सेंस कोडॉन्स या फिर टर्मिनेशन कोडॉन्स या फिर स्टॉप कोडॉन्स। ये 3 कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG, UGA, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ओकर, अम्बल। ठीक है। ये सभी, ये तीनों डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड्स, ये किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, किस चीज़ को, क्रिया को ख़त्म करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करने के लिए ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। और जहाँ ये जुड़ते हैं वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में बंद हो जाता है। ये क्या है, नॉनसेंस या फिर टर्मिनेशन कोडॉन्स। तो अब तक हमने 9 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। आइए अब देखते हैं 10वां पॉइंट, कोलिनियरिटी या फिर समरैखिकता। ये होती क्या है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, DNA इज ए लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड प्रोटीन इज ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, पहली बात, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन corresponds to the sequence of nucleotide bases in the gene that's code for it। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग होती हैं। ठीक है। चेंज इन स्पेसिफिक कोडॉन इन DNA provides a change of amino acid in the corresponding position in the polypeptide। मतलब कि अगर सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड बेस का वो DNA में चेंज होता है तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स में क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड में भी जो चेन्स हैं उसमें क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। और द जीन एंड द पॉलीपेप्टाइड इट कोड्स फॉर आर सेट टू बी कोलिनियर। मतलब कि जीन में जो पॉलीपेप्टाइड हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उनका एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और यही एक रीज़न है कि म्यूटेशन आने पर प्रोटीन, जो म्यूटेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके प्रोटीन की वजह से ही उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे आनुवांशिक कूट म्यूटेशन को प्रभावित करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि जेनेटिक कोड जो है म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं।
सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, म्यूटेशन होता है जेनेटिक कोड में। क्या, जो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके अंदर 6th पोजीशन पर GAG की जगह क्या आता है, GUG आ जाता है। जैसे नॉर्मल पर्सन में 6th पोजीशन पे GAG क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में। लेकिन जब वही सिकल सेल एनीमिया पेशेंट की बात करें तो वहाँ 6th पोजीशन पर GAG की जगह GUG होता है, जो कि वैलिन को कोड करता है, ठीक है, वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। और यही एक रीज़न है सिकल सेल एनीमिया के होने का। तो ये रहा हमारा एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल। और इसमें एक पॉइंट और है कि जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनका एक एडवांटेज होता है कि उनको क्या होता है, मलेरिया के प्रति एक स्पेशल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। मलेरिया का उनके शरीर पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब चांसेस कम होते हैं उनको मलेरिया होने के। तो आज के वीडियो में इतना ही।